हेलो एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। अभी रिसेंटली आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट आया है और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में हुआ है आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस क्लरिकल में, उनके मैसेजेस हमारे पास आए हैं कि स्टडी आईक्यू डिजिटल एजुकेशन जो स्टडी आईक्यू आप लोगों को प्रोवाइड करता है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनको फ़ायदा हुआ है हमारी वीडियोस से। स्पेशली जो गौरव सर की वीडियोस है करंट अफेयर्स, उससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ है और करंट अफेयर्स के लिए उन्होंने कोई और सोर्स नहीं रखा। तो ये जान के खुशी होती है। ऑब्वियसली हम क्रेडिट नहीं लेते उनके सक्सेस का, लेकिन ये जान के अच्छा लगता है कि जो हमारी टीम इतनी मेहनत करती है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने में, उसका जो फ़ायदा है वो कहीं ना कहीं आपकी सिलेक्शंस में हमको दिखता है। तो देखिए, जैसे ये रिज़ल्ट आया है, उससे पहले मैं आपको आईबीपीएस पीओ एग्ज़ाम के बारे में बता दूं कि ये इंडिया का एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और पिछले कुछ सालों से देखा गया है नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स जो हैं वो इस एग्ज़ाम के लिए एकदम से बहुत इंक्रीज़ हुए। हर साल बहुत सारे बच्चे इसका एग्ज़ाम जो फॉर्म है वो भरते हैं। ये एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन दो चीज़ें इसके डिफ़िकल्टी लेवल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती हैं। पहला कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं और दूसरा बहुत ही लिमिटेड टाइम में आपको ये क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करना पड़ता है। यानी प्रीलिम्स का अगर देखें तो आपको 100 क्वेश्चन 60 मिनट्स में करने पड़ते हैं। तो ये दो चीज़ें डिफ़िकल्टी लेवल इस एग्ज़ाम का बहुत इंक्रीज़ कर देती हैं, राइट। तो अभी जितने भी स्टूडेंट्स ने हमसे कॉन्टैक्ट किया है या हमको पता चला है, हम कोशिश करेंगे उनको स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पे लाने की। और ये एक सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ हमारे रहेंगे, क्योंकि देखिए हर किसी की खुद की स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन जब हम इतने सारे लोगों की स्ट्रैटेजी आपसे शेयर करेंगे तो यू नेवर नो आपको किसकी स्ट्रैटेजी सूट कर जाए, आपको पसंद आए और आप अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करें और एग्ज़ाम ईजिली क्लियर करें, राइट। तो आज भी एक ऐसे ही जिनका सिलेक्शन हुआ है उनसे इस एग्ज़ाम में उनसे बात करेंगे, उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो डिस्कस करेंगे एंड आई होप वो आपको इंस्पायर भी करेंगे और उनकी स्ट्रैटेजी आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। So let's welcome them now. हेलो रितु, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम जो है उसमें सफलता हासिल की। थैंक यू मैम। ओके रितु, यहाँ पे आज हम आपकी पूरी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, लेकिन शुरुआत के लिए हम शुरू करते हैं कि आप कहाँ की रहने वाली हैं और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। मैम मैं राजस्थान में अलवर की रहने वाली हूँ और मैंने बीए किया है हिंदी मीडियम से। ओके, तो मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स को बता दूं कि रितु यादव जो हैं ये मैरिड हैं और इनका 7.5 साल का एक बेटा भी है। क्योंकि ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत बार महिलाएं, लड़कियां इनफैक्ट शादी के बाद अपने करियर पे इतना ध्यान नहीं देती और अगर करियर पहले सेट नहीं है तो बाद में करियर को बनाने के बारे में भी नहीं सोचती, लेकिन रितु ने ऐसा नहीं किया और आप रिजल्ट आपके सामने है। शादी के इतने साल बाद भी इन्होंने एग्जाम क्लियर किया, उसके लिए एक बार फिर से आपको मुबारकबाद। लेकिन आपको किस चीज ने मोटिवेट किया? मैम बस बचपन से ही था कि कुछ करना है, मतलब कुछ ऐसा कि अपने दम पे कुछ करना है। हमेशा हम लड़कियों के लिए क्या होता है, या तो पापा जैसा चाहते हैं वैसा करें या हस्बैंड जैसा चाहते हैं वैसा करें, लेकिन खुद के अंदर ये था कि मुझे पढ़ना है। शादी के बाद काफ़ी सिचुएशन ऐसी भी हो गई थी कि नहीं पढ़ सकते, मतलब खुद को ऐसे लगता था कि आगे नहीं पढ़ पाएँगे। फिर बहुत समझाया, हस्बैंड को भी समझाया, फैमिली को भी समझाया, तो सब बाद में राज़ी हो गए कि चलो पढ़ो। फिर उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट की। बीच में गैप भी आया था शादी के बाद, लेकिन फिर से स्टार्ट किया। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको खुद पे विश्वास था और आपने बाकी लोगों को भी घर में कन्विंस किया कि आप ये कर सकती हैं। रितु, अब हम इस एग्जाम की स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। इस एग्जाम में जैसे प्रीलिम्स है और मेंस है, तो प्रीलिम्स में आपके मेनली 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। तो आपने कैसे प्रिपेयर किया? आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? मैम मैं रेगुलर एक मॉक टेस्ट देती थी, उसका अच्छे से एनालिसिस करती थी। एक-एक क्वेश्चन जो मैंने पेपर में किया है या बाद में मतलब नहीं भी किया है, उन सबको वापस से करती थी। मैंने किस वे में किया है, सॉल्यूशन किस वे में मिला है, मतलब उस पेपर को, उस क्वेश्चन को किस टाइप से कर सकते हैं, कितने टाइप से कर सकते हैं। तो मैं उन सबको अच्छे से एनालिसिस करती थी। उसके अलावा टॉपिक स्टडी करते थे, जो टाइम बचता था उसमें। और 7 टू 8 आवर मतलब कंप्लीट हो जाता था। जैसे करंट अफेयर्स भी लिखना होता था हमें अलग से, और पेपर भी देते थे, एनालिसिस भी होता था, फिर टॉपिक स्टडी भी करनी होती थी, तो 7 टू 8 आवर रेगुलर स्टडी करती थी। ओके, और आपने जैसे कि आप मैरिड हैं, आपका बेटा भी है, टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया प्रिपरेशन के दौरान? मैम
प्रिपरेशन के लिए बेटे को भी छोड़ के जाना पड़ता था, बाहर कोचिंग के लिए भी जाना पड़ता था, मतलब बहुत मुश्किल था। लेकिन सोचा कि कुछ करना है तो छोड़ना पड़ेगा। बहुत मुश्किल था, हस्बैंड की भी जॉब है, तो वो भी यहाँ नहीं रहते थे। फैमिली थोड़ा सपोर्ट करती थी कि चलो हम रख लेंगे, पढ़ो आगे, तो ये सब हो पाया। ओके, ये बहुत बढ़िया बात है। तो आगे अगर मेंस की बात करें, तो मेंस की स्ट्रैटेजी में आपकी कैसी रही? मैम मेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है जीके। हुँ, तो मैं लगभग 1.5 साल से गौरव सर को फ़ॉलो कर रही हूँ। सारे वीडियोज़ मतलब रेगुलर करंट अफ़ेयर्स के जो आते हैं, मैं पूरे लिखती हूँ। मैंने अलग से बनाए हुए हैं रजिस्टर, जैसे रेगुलर के लिखती हूँ उसमें, और जो 200 के आते हैं उनका रिवाइज़ करती हूँ। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो नहीं आ रहे हैं उसमें, उनको अलग से लिख लेती हूँ कि मैंने जो रिवाइज़ किया है उसमें से ये छूट गए हैं, जो मुझे हुँ, नहीं आ रहे हैं। जी, उसके अलावा जो जैसे कि सर अलग-अलग वीडियोज़ डालते थे, अपॉइंटमेंट के अलग से डाल दिए थे, और बुक्स वग़ैरह मतलब जो भी अलग से आते थे, उनको अलग से लिखती थी। तो मैं पूरा रिटर्न करके फिर उसको रिवाइज़ करती रहती थी। तो मेरे हिसाब से जी अगर कवर है तो मेंस निकल सकता है, नहीं तो नहीं निकलेगा। ओके। अब जैसे आपने मुझे बताया कि आपको 2-3 अटेम्प्ट लगे इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। बहुत बार फेलियर की वजह से हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और आपको तो आगे-पीछे फैमिली में भी बोलने वाले बहुत होंगे, भई तुमसे नहीं हो पाएगा। तो किस तरह से फिर से आप शुरुआत करती थी कि नहीं मुझे ये करना है? मैम फैमिली में तो कम, लेकिन जो पड़ोसी लोग होते हैं ना, जैसे बहू होती है तो उसको कहने वाले ज़्यादा होते हैं कि हुँ, पढ़ती नहीं है, पढ़ती तो हो जाता। तो ये या चीज़ बहुत चुभती थी, और डायरेक्ट फैमिली वालों को ही बोल देते थे कि आपकी बहू पढ़ती तो उसका हो जाता, वो तो पढ़ती ही नहीं है। तो ऐसे था कि नहीं, करके दिखाना है कि पढ़ती है या नहीं पढ़ती है, बस यही था तो कि आपने एक करके बार अगर दिखाया। चल पड़े तो चलना है बस, रुकना नहीं है। ओके। सो जैसे आपसे मैं यहाँ पे कुछ सवाल पूछूँगी जो स्टूडेंट्स ने हमसे पूछे हैं, तो डायरेक्टली आप उसका ही आंसर दीजिएगा। अ, सबसे पहला सवाल है, ये है निहारिका जैन का कि प्री को कैसे क्वालीफाई करें? क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग से लोगों को डर लगता है क्योंकि जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर से नहीं लगता बिकॉज गौरव सर की वीडियोस जो हैं वो सभी लोग देखते हैं लेकिन प्री में आई गेस क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश रहता है तो प्री को कैसे क्लियर किया जाए प्रीलिम्स को। मैम प्रीलिम्स के लिए तो तैयारी नहीं करनी चाहिए, हमें तो मेंस का सोच के तैयारी करनी चाहिए, तभी हम निकाल पाएँगे। तो हमें जो भी पढ़ना है ना, मेंस का सोच के पढ़ना है, तब प्रीलिम्स निकलेगा। प्रीलिम्स निकालने से जॉब भी नहीं लगती है। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको मेंस का सोच के पढ़ें कि हाँ, मेंस में ये चीज़ें आती हैं, इतना हाई भी निकाल लेंगे। और अगर प्री का ही सोच के पढ़ेंगे तो फिर प्री भी नहीं निकलेगा। सबसे पहले तो टॉपिक स्टडी करें, जिससे कि मतलब टॉपिक तो क्लियर हो, तभी जाके पेपर वगैरह भी दें साथ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश प्राशर का। इनका कहना है कि इंग्लिश के बिना क्या जॉब मिल सकती है, बैंक जॉब मिल सकती है, क्योंकि इनके इंग्लिश में हमेशा जो मार्क्स हैं वो बहुत कम रहते हैं। तो आई थिंक अगर आप इनको इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए कोई सजेशन देंगी तो इनके लिए हेल्पफुल होगा। या मैम लास्ट 1 ईयर से मैं बस इसी पे काम कर रही हूँ, क्योंकि पिछले साल इंग्लिश में रह गई थी मैं इंडिविजुअल। तो इंग्लिश के बिना भी बैंक की जॉब लग सकती है, क्योंकि हमारे आरआरबीज़ हैं उसमें इंग्लिश ज़रूरी नहीं है। हम्म, तो इंग्लिश के बिना भी जॉब लग सकती है, लेकिन एसबीआई है, आईबीपीएस है, अगर उसमें जाना है तो इंग्लिश ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम इंग्लिश का रीडिंग पे ध्यान दें। अगर हम रीडिंग अच्छे से कर रहे हैं, तो इंग्लिश निकल जाएगा। बाकी रूल्स पढ़ने से कभी भी बैंक के एग्ज़ाम नहीं निकलेंगे। सबसे है एडिटोरियल आता है, एडिटोरियल पढ़ो, बुक्स पढ़ो, कुछ भी मतलब इंग्लिश का रीडिंग करते रहो। रीडिंग स्किल अच्छा होगा तो बैंक में इंग्लिश निकल सकता है। तो टॉपिक वगैरह पढ़ने से भी इतना कुछ नहीं कर सकते हम। राइट। और मैथ्स की जहां तक हम बात करें उसका उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी आप बताएंगे? सबसे पहले तो मैथ्स के लिए भी मैं वही बताऊँगी, मॉक टेस्ट तो ज़रूरी है। हम्म, उसमें क्या है कि हमारे सारे टॉपिक एक साथ क्लियर हो जाते हैं। उसके अलावा रेगुलर का अपना कोई टॉपिक ले लो कि हाँ, हमें रेगुलर रूटीन में इसको करते जाना है। क्योंकि मैथ्स को अगर छोड़ देते हैं, तो पेपर में नहीं कर पाएँगे, क्योंकि स्पीड सबसे ज़्यादा मैटर करती है बैंक के एग्ज़ाम में। तो हमारी स्पीड तभी रहेगी जब हम किसी क्वेश्चन को बार-बार, बार-बार निकाल रहे होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम मॉक टेस्ट दें, उसको एनालाइसिस करें, उसके बाद टॉपिक पे भी बार-बार, बार-बार मतलब जो भी हमारे पास बुक है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी बुक्स खरीद लो। मैं तो ये भी नहीं मानती कि बहुत सारी बुक्स खरीद लो।
जो भी बुक्स हैं वो पढ़ो, अगर फिर भी रह रहा है तो ऑनलाइन ले लो किसी का भी। मैं तो राहुल सर से पढ़ रही हूँ, मैं अब भी पढ़ रही हूँ राहुल सर से। मैंने राहुल सर के मतलब क्लासेस लगा रही हूँ कि चलो जो भी है पहले के आए हुए कि मैथ्स है तो मैथ्स तो आना चाहिए अच्छे से, कि अभी क्लर्क हुआ है तो पीओबी करना है। बिल्कुल। ऑनलाइन पढ़ें, जैसे भी है बस अपनी पढ़ाई करें। जी। और जैसे गौरव सर की वीडियोज़ के लिए आपने बताया कि आप देखती थी, तो आप किस चीज़ पे बिलीव करती हैं? वीडियो को बार-बार सुनने में या फिर नोट्स बनाने में? नोट्स बनाने में। नोट्स बनाने बार-बार में। वीडियो सुनने में इतना टाइम लग जाता है, और फिर जब हम सुन के लिख लेते हैं ना, उस चीज़ को हम भूलते नहीं हैं। जैसे हम क्लास में जो पढ़ते हैं वो हमारे सबसे ज़्यादा याद रहता है, बजाए हम खुद याद कर रहे होते हैं उस चीज़ को। तो सुन के लिखने में मतलब आधी चीज़ें याद हो जाती है वहीं पे, उसके बाद जो आज लिखा है उसको आज ही एक बार फिर से रिवाइज़ कर लिया तो लगभग 80-90% हो जाता है उसी में याद। उसको बार-बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हर वीकली जो होता है रिवीजन, वो सर के वीडियोज़ आ ही जाते हैं 200 वाले। हुँ। अब तो 300 हो गया है। या सो रितु, जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं, इतना प्रेशर होता है आपके ऊपर, कि पहले भी आपने फेलियर देखा है, अब पता नहीं एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, उस प्रेशर को कैसे हैंडल करें और एग्ज़ाम में पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, क्योंकि 100 क्वेश्चंस है, आपको 60 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। तो वो किस तरह से वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन हॉल स्ट्रैटेजी किस तरह की होनी चाहिए? मैं बिना स्ट्रेटजी तो पेपर कर ही नहीं सकते। सबसे पहले तो ये है कि माइंड में ये डिसाइड कर लेना होता है कि हमें किस टाइप से पेपर सोल्व करना है। तो मेरा ये रहता है कि मैं जो वन लीनियर क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले वो करती हूँ। जो मुझसे यहाँ अच्छे से हो रहे होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन पहले करती हूँ। जो क्वेश्चन यहाँ पे जब अपन करते हैं तो टाइम लगता है, उन क्वेश्चन को लास्ट में लेती हूँ कि इनको बाद में देखेंगे टाइम रहेगा तो, क्योंकि 20 ही मिनट होते हैं हमारे पास फ्री में, तो 20 मिनट इंग्लिश मैथ्स में होते हैं, 20 रीजनिंग में होते हैं। इंग्लिश तो हो भी जाता है लेकिन मैथ्स रीजनिंग 20 मिनट में बहुत मुश्किल है। फिर भी जैसे पजल वगैरह होती है, बेशक हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको लास्ट में ही लेना चाहिए। मैंने जब क्लर्क का दिया था प्री तो मैंने 17 एंड हाफ मिनट में मतलब पूरा रीजनिंग कर दिया था। मेरे पास बच गया था उसको वापस से देखने के लिए, और एक क्वेश्चन गलत हुआ था उसमें, वो भी पता नहीं कैसे हुआ था। बाकी मतलब सही हो गया था। और मैथ्स में भी जैसे सिंप्लीफिकेशन है, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, फिर नंबर सीरीज और इनइक्वालिटी वगैरह के क्वेश्चन सबसे पहले, और जो टॉपिक वाले क्वेश्चन होते हैं उनको सबसे लास्ट में करना चाहिए। ओके। तो आपने बहुत अच्छे से हमको बताया कि किस तरीके से एग्ज़ामिनेशन हॉल स्ट्रैटेजी रहना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके रितु। जाने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि जो एस्पिरेंट इन एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए एक जनरल सजेशन आप क्या देना चाहेंगी? सबके लिए बस यही कहना चाहूँगी कि एक बार जब स्टार्ट किया है तो गिव अप नहीं करना है, लगे रहना है। मुसीबतें सबके लिए समान होती हैं, किसी के लिए थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन फेस तो करना ही पड़ता है। तो बस लगे रहना है, स्ट्रॉन्ग रहो, वर्क हार्ड करते रहो, तो हो जाएगा। टाइम लेता है कई बार, पर हो जाएगा। थैंक यू सो मच रितु, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।